समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर है। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। भगत सिंह चौक से ज्वालापुर तक बुलडोजर गरजा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। भगत सिंह चौक से लेकर ज्वालापुर तक बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी है। तो अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से हरिद्वार में बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया है। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त दिखाई दिया है। भगत सिंह चौक से लेकर ज्वालापुर तक बुलडोजर गरजा है और अतिक्रमण को हटाया गया। देखिए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सड़क किनारे जो अतिक्रमण किया गया था, बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। तो हरिद्वार में आज अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई गया है और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं। हरिद्वार में आज जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और ये अभियान भगत सिंह चौक से लेकर ज्वालापुर तक चलाया गया, जहां पर सड़क के किनारे जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया गया, उसे ध्वस्त किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, आज एक बार फिर से हरिद्वार में प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरजता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे त्योहारों का सीजन अभी आ गया है और साथ साथ चारधाम यात्रा का भी अंतिम दौर चल रहा है और ऐसे में भारी संख्या में यात्री और श्रद्धालु हरिद्वार का रुख करते हैं और ऐसे में जो सक्रिय सड़कें हैं, चाहे मुख्य बाजार हो, वहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। और पहले इन्हें भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दोबारा यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने अपना रुख दोबारा बदला है और ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन आज देखने को मिला है। और ये जो एक्शन है भगत सिंह चौक से लेकर ज्वालापुर तक चला है और ये रोजाना अब चलता रहेगा, क्योंकि दिवाली तक काफी भीड़ आने की हरिद्वार में संभावना है और श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार में आएंगे। तो उसको लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त दिख रहा है, क्योंकि हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार से हरकी पैड़ी का क्षेत्र बहुत सक्रिय है और साथ साथ जो मुख्य बाजार है, चाहे वो ज्वालापुर का हो, वहाँ पर भी काफी भीड़ देखने को मिलती है। और ऐसे में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक रुख अपना लिया है। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो त्योहार से पहले प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है और भी जगह हरिद्वार में चिन्हित की गई हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड का दौरा है। हल्द्वानी में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज बूथ और मंडल स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। हल्द्वानी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। आज शाम हरिद्वार में प्रस्थान करेंगे और 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक है। पदाधिकारियों के साथ बैठक में कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। संवाद कार्यक्रम 16 अक्टूबर को है। सीएम धामी से भी कैलाश विजयवर्गीय मुलाकात करेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड का दौरा है। हल्द्वानी में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बूथ मंडल स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। हल्द्वानी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद आज शाम हरिद्वार में प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें वो शामिल होंगे। पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। संवाद कार्यक्रम भी 16 अक्टूबर को होना है और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करेंगे। 17 अक्टूबर को मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। तो मिशन 2024 को लेकर कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं। बूथ से लेकर मंडल तक के तमाम पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को मजबूत करे, बूथ स्तर पर जाकर जनता को सरकार के द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाए, पार्टी की रणनीति बनाई जाए आगे आने वाले चुनाव को जीतने के लिए।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता उपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने कितने दिन का ये दौरा है और दौरा कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा कैलाश विजयवर्गीय का है और 14 अक्टूबर को आज के दिनों हल्द्वानी पहुंच गए हैं और यहाँ आज बूथ और जो मंडल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक ले रहे हैं और उसके बाद 15 अक्टूबर को भी वो बैठक लेंगे और उसके साथ ही वो 15 अक्टूबर को हरिद्वार को रवाना हो जाएंगे। उसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को देहरादून में बैठक करेंगे। जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। कितने दिनों का ये दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय 3 दिवसीय उनका बड़ा दौरा है और आज उन्होंने कुमाऊं में तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और मुख्यमंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे और तमाम 2024 की जो तैयारियां हैं संगठन की उसको लेकर बात करेंगे। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को कैसे आम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके का माहौल है, संगठन कैसे काम कर रहा है, इन तमाम चीजों पर उनकी चर्चा होगी। कल वो हरिद्वार पहुंचेंगे क्योंकि हरिद्वार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज्यादा विधानसभाएं वहां आती हैं और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार से एक बड़ा संदेश पूरे देश को जाता है, तो इसलिए भाजपा एक संगठन हरिद्वार को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। अभी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है, इन तमाम चीजों पर भी वो पार्टी के नेताओं से वहां बात करेंगे और संगठन किस तरह से काम कर रहा है इसे जांचेंगे। 16 तारीख को वो पहुंचेंगे देहरादून और देहरादून में प्रदेश संगठन महासचिव, माफ कीजिएगा, महामंत्री संगठन हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश के महामंत्री हो या इसके अलावा सोशल मीडिया के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ वो बैठक करेंगे और जानेंगे किस तरह से हम तैयार हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, 1-1.5 साल का जो समय बचा है उसमें कैसे काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर वो अपनी रणनीति भी बनाएंगे और इन सब से फीडबैक लेंगे और इसको फिर दिल्ली में आला कमान को साझा भी करेंगे। सुरेंद्र, बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है, कहीं भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, चुनाव से पहले जो उनके तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या जनता उनसे खुश है और क्या बदलाव होना है, तो ये सारी रणनीति बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रही। देखिए बिल्कुल, बीजेपी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। अभी भले ही 1-1.5 साल का वक्त बचा हो, लेकिन अभी से अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए ये तमाम बैठकें हो रही हैं। और दूसरी बात, जब केंद्र के नेता आते हैं तो फीडबैक अलग अलग तरीके से मिलता है। प्रदेश में कई सारे गुट होते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन केंद्र के नेता तमाम लोगों से बात कर कर सारी चीजों को फिर केंद्रीय आलाकमान के पास रखते हैं। क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकत है, किस तरह से हमने बदलाव करने हैं, ये सारी चीजों पर चर्चा होती है। इसीलिए विजयवर्गीय आए हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है और उसके लिए क्या कुछ पार्टी की रणनीति होगी, ये सारी चीजें इसमें तय होंगी। मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है सुरेंद्र डसीला, वो मुलाकात कितनी अहम रहने वाली है, कब मुलाकात होनी है? देखिए आज ही, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कुमाऊं में ही मौजूद हैं, आज ही ये मुलाकात हो जाएगी। जैसे तमाम नेताओं से, वो संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री से भी मुलाकात रहेगी। तैयारियां हमारी किस तरह की हैं, क्योंकि सीनियर लीडर हैं तो अपनी ओर से निर्देश भी तमाम नेताओं को देंगे, तो इसलिए मुख्यमंत्री के साथ भी एक सामान्य मुलाकात उनकी है जैसे अन्य नेताओं के साथ है और वो फीडबैक जानने की भी कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार कैसे केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, राज्य की योजनाएं कैसे आम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी। ठीक है सुरेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से है। 2 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर अनिल बलूनी कुमाऊं मंडल में 2 दिनों तक रहेंगे। अनिल बलूनी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी। तो बड़ी खबर है, 2 दिवसीय कुमाऊं मंडल के दौरे पर हैं अनिल बलूनी। 2 दिनों तक वो कुमाऊं में रहेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी।
और सुरेंद्र असीरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, 2 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं अनिल बलूनी और कार्यकर्ताओं से कुमाऊं में 2 दिन रहकर वो मुलाकात भी करेंगे, साथ ही साथ तमाम रणनीति भी आने वाले चुनाव और आने वाले समय के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अनिल बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद हैं और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और मीडिया प्रमुख भी हैं, और वो थोड़ी ही देर में हल्द्वानी पहुंचेंगे। 2 दिन का उनका दौरा है। इस दौरान कुमाऊं के तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर भी चर्चा होगी, किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है उसे लेकर भी चर्चा होगी, केंद्र की योजनाएं कैसे आगे बढ़ाई जा रही हैं इसे लेकर भी चर्चा होगी। इन तमाम चीजों पर वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा है और थोड़ी ही देर में वो हल्द्वानी पहुंचेंगे। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है और एक बहुत सफल कारगर भी रहा है बीजेपी के लिए। सोशल मीडिया माध्यम के जरिए जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की उनको लोगों तक पहुंचाना, और इसीलिए जो अनिल बलूनी कुमाऊं के दौरे पर पहुंचने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, तो इस बैठक में, इस मुलाकात में जरूर रणनीति बनेगी कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाया जाए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अनिल बलूनी राष्ट्रीय संगठन के मीडिया प्रमुख हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और ये जानते हैं कि कैसे संगठन काम करता है, कैसे सरकार की योजनाओं को आगे पहुंचाया जाता है। तमाम नेताओं को इस पर वो फीडबैक भी देंगे, उन पर बात भी करेंगे, और दूसरा उनको ये बताएंगे कि कैसे आपको लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उसके लिए काम करना है, और इसके साथ ही प्रदेश के संगठन में क्या कुछ हो रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है, इसका भी फीडबैक लेंगे। इन तमाम चीजों पर भी वो चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं, इसलिए पूरे देश में तमाम चीजों पर जो भाजपा संगठन की ओर से हो, सरकार की ओर से जो भी चीजें की जा रही हैं, उसकी विस्तृत जानकारी मीडिया में कैसे पहुंचती है, किस तरह से राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना है और केंद्र सरकार की योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचे, तो ये सारी चीजों को लेकर वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है सुरेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से है। पर्यटन उद्योग बढ़ाने पर सरकार का जोर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में जल्द हो सकता है पर्यटन पुलिस का गठन। पर्यटकों को सलाह के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहेगी। प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटकों की सहायता के लिए हर कोशिश करने में लगी है, और इसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का यह बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रदेश में जल्द पर्यटन पुलिस का गठन हो सकता है, जो पर्यटकों को जरूरी सलाह देने के साथ ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेगी। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही पर्यटन पुलिस का गठन होगा, जो कि पर्यटकों को जरूरी सलाह देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेगी। इस यात्रा को और भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये आवश्यकता महसूस हुई है कि इसमें हम पर्यटन पुलिस को लाएं, जिससे कि जो हमारे बहुत से जो हमारे होम स्टे चल रहे हैं, टूरिस्ट सेंटर चल रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां इसमें हो रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जहां जहां रेवेन्यू पुलिस है, रेगुलर पुलिस नहीं है, वहां पर कम से कम हम अपनी जानकारी प्राप्त करें और क्या वहां एक्टिविटी हो रही है उसको देखने के लिए। बहुत से लोग कभी कभी हमने देखा कि गंगा जी में बोतल डाल देते हैं ठंडा करने के लिए, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये आवश्यकता महसूस की जा रही है। और सुरेंद्र असीरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, कैबिनेट मंत्री की तरफ से पर्यटन पुलिस के गठन की बात हो रही है। पर्यटन पुलिस की बात की जाए तो इस वक्त कितनी जरूरी है पर्यटन पुलिस, और पुलिस का गठन होने के बाद पर्यटकों की संख्या में कितना इजाफा देखने को मिल सकता है? क्या कुछ सहूलियत पर्यटकों को मिल सकती है? देखिए, अभी तो बतौर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक में इसकी बात की और उन्होंने इसकी जानकारी दी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके के फोर्स के गठन के लिए बाकायदा एक नियमावली बनी हुई है, और फिर राज्य सरकार बजट को भी देखेगी, वित्त विभाग से अनुमति होगी, पदों की स्वीकृति होगी, उसके बाद एक नई फोर्स का गठन होगा, जिसको फिलहाल कर पाना बड़ा आसान नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि सतपाल महाराज ने इसके फायदे जरूर गिनाए हैं। उनका ये कहना है कि अभी सिविल पुलिस को सारी चीजें देखनी होती हैं और उससे
पर्यटन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट हम नहीं कर पाते हैं। यानी जो पर्यटक आते हैं उनको जानकारी भी चाहिए, उनको इस पर सलाह भी चाहिए। किसी तरह की दिक्कत हो जाए तो वो एक ऐसी फोर्स हो जिसके पास अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो इसलिए उनका ये कहना है कि पर्यटन वीर या पर्यटन पुलिस के नाम से अगर एक संगठन या एक ऐसी फोर्स तैयार की जाती है जो सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे पर्यटन को देखेगी, धार्मिक पर्यटन को देखेगी, एडवेंचर टूरिज्म को देखेगी, एक्सपीडिशन अगर कोई आ रहे हैं उनको देखेगी, माउंटेनिंग के लिए कोई आ रहा है तो ये तमाम चीजों को देखेगी और जिसका फोकस सिर्फ उस पर रहेगा। इस तरह की फोर्स के गठन की उन्होंने बात कही है जिससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे पर्यटकों को जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी। लेकिन ये सब शुरुआती स्टेज है जो उन्होंने एक पर्यटन की समीक्षा बैठक में कहा है। इसका ठोस निर्णय सरकार को लेना है कि ऐसी फोर्स होगी तो क्या होगी, कर्मचारी अस्थायी होंगे, स्थायी होंगे, पुलिस से लिए जाएंगे, नया फोर्स बनेगा, नया फिर से रिक्रूटमेंट होगा। और की तरफ से बात जरूर की गई है, फायदे जरूर गिनाए गए, लेकिन अभी वक्त लग सकता है पर्यटन पुलिस में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में जल्द ही लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर्यटन के तौर पर भी विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस प्राइम लोकेशन में है, लेकिन उनकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में पर्यटन विभाग उनको ठीक कराएगा जिससे इन्हें पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया जा सके। सतपाल महाराज ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के जो पुराने पुल हैं उनके किनारे भी कैफेटेरिया बनाने की प्लानिंग पर काम किया जाएगा, क्योंकि ये हेरिटेज पुल है और कई जगह लोकेशन बहुत शानदार है। पीडब्ल्यूडी के अंदर हम लोगों ने निर्देश जो दिए हैं वो खास करके इनके जो डायपलेटेड बंगले हैं, पूरी टूटी हालत में हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, परंतु ऐसे स्थानों पे हैं जहां से हिमालय का बहुत अच्छा दृश्य देखा जा सकता है। तो ये गांव के अंदर बने हुए हैं, सड़कों के ऊपर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको विकसित किया जाए और अपनी इनकम बढ़ाई जाए। तो उस पर विस्तृत चर्चा हुई और निश्चित रूप में कुछ साकार परिणाम हमारे सामने निकल के आए हैं और ये चीजें जल्दी ही हमको मिलेंगी। ये फैसिलिटीज हम डेवलप करेंगे। और हरिद्वार में होगा नेताजी की अस्थियों का विसर्जन। मुलायम सिंह की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित होंगी। 17 अक्टूबर को हर की पैड़ी में दी जाएगी अंतिम विदाई। अखिलेश यादव समेत परिवार और पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। जिलाध्यक्ष सुमित तिवारी ने ये जानकारी दी। नेता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। 17 अक्टूबर को परिवार के तमाम सदस्य और पार्टी के तमाम नेता अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 17 अक्टूबर को हर की पौड़ी में अंतिम विदाई दी जाएगी। अखिलेश यादव समेत परिवार पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन अवधि के दौरान जिले में बंद रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अब इस सम्मान राशि में करीब 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। दामी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 16,000 से बढ़ाकर 20,000 हो गई है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को धामी सरकार ने 3 बड़े तोहफे दिए हैं। दरअसल यूके SSSC की परीक्षाएं रद्द होने के बाद इन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से करवाया जाना है। जिन अभ्यर्थियों ने यूके SSSC की पिछली परीक्षाओं में आवेदन किया है उन्हें यूकेपीएससी द्वारा दोबारा कराई जा रही है। परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। जिन पूर्व अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पार हो चुकी है उन्हें भी आवेदन करने की छूट मिली है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने पर चमोली में भव्य महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को जोशीमठ में होने वाले सम्मेलन में 3 मठों के शंकराचार्य मौजूद रहेंगे। वहीं से पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। साथ ही द्वारका में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज व श्रृंगेरी से विधुशेखर भारती महाराज आज बद्री आश्रम पहुंच रहे हैं। और 16 अक्टूबर को तीनों शंकराचार्य बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ज्योतिष मठ पहुंचेंगे और 17 अक्टूबर को नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें वेद पाठी ब्राह्मण साधु संत के साथ साथ स्थानीय लोक कलाकार भी शामिल होंगे। ज्ञात इतिहास में विगत 100 वर्ष में अथवा 200 वर्ष में ऐसा अवसर कभी नहीं आया। इसमें 3 पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज एक साथ जो किसी स्थान पर ज्योतिर्मठ में पधारे हैं।
तो ये निश्चित रूप से एक सौभाग्य का अवसर है। हम आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि आप आएं, तीनों आचार्यों के दर्शन करें, भजन श्रवण करें और विशाल भंडारा में आकर के भगवान के प्रसाद को प्राप्त करें। धर्मांतरण से मुस्लिम से हिंदू बने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। उन्होंने फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवादित बयान दिया और फिल्म के निर्देशक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितेंद्र त्यागी ने कहा कि सैफ अली खान को भी वैसे रोल नहीं करने चाहिए जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं और शर्म आनी चाहिए इस फिल्म के डायरेक्टर को, इस फिल्म के निर्माता को। पैसा कमाने के लिए इससे अच्छा था फिल्म बनाने के बजाय कोई तवायफ का कोठा खोलने से इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। और कृषि उत्पादन मंडी समिति के नए सचिव की सख्ती के बाद व्यापारियों ने समिति के बकाये के भुगतान करना शुरू कर दिया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति में लाइसेंस आढ़ती 30 सालों से 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया भुगतान मंडी समिति को नहीं कर रहे थे। नए सचिव ने जब सख्ती से कार्रवाई की तो मंडी के खाते में बकाया भुगतान जमा होना शुरू हो गया। ऋषिकेश कृषि उत्पादन मंडी समिति ने करीब 167 लाइसेंस धारक व्यापारी हैं जिन्हें मंडी में दुकान उपलब्ध करवाई गई है। मंडी समिति को किराए के रूप में मिलने वाले पैसे से राजस्व मिलता है जिससे कर्मचारियों के वेतन समेत कई तरह के खर्च वहन किए जाते हैं। लेकिन मंडी समिति में कई व्यापारी पिछले कई सालों से मनमानी कर रहे थे और मंडी समिति को किराया नहीं दे रहे थे। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही।